कि मुसलमानों की अक्सरियत एक तरफ वोट देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो 100% होता है। लेकिन वो जो कंसंट्रेशन बढ़ा, वो कंसंट्रेशन बीजेपी ने जो एकदम हिंदू वर्सेस मुस्लिम का पॉलिटिक्स किया कि तुम्हारे लिए यहाँ पे जगह है नहीं, किसी तरह से जगह निकालने की कोई सूरत बनाई नहीं, और इस जी। तरह का ग्रुप बनता है लेकिन उनके लिए स्पेस होता नहीं है ना। आरजेडी के मुकाबले में नीतीश कुमार ने सबसे पहला चुनाव जो लड़ा था वो सीपीआईएमएल के साथ लड़ा था। इंक्लूसिव और सेकुलर दो ऑप्शन है, तो उसमें तो मुसलमानों का वोट इनकी डिवाइड हो सकता है। इसके बंटने के लिए कोई स्पेस अब छोड़ा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि मेजोरिटी वोट जो है वो हुँ। आरजेडी कांग्रेस को मिलता रहा। तो इस बार मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, और जेडीयू अगर कुछ मुसलमान को टिकट देगी तो वो भी कुछ ले लेगा। बीजेपी हुकूमत है, उसने पूरी लॉजिक ये बनाई है कि मुझे आपके वोट की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक़्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आप लगातार स्वतंत्र पर बिहार इलेक्शन 2025 की कवरेज देख रहे हैं, जहाँ पर हम आपको अलग-अलग लोगों से, उन लोगों से जो ज़मीनी स्तर पर बिहार पर काम कर रहे हैं, बिहार को समझते हैं, बिहार को जानते हैं, राजनीति को समझते हैं और लोगों के मिज़ाज को भी पहचानते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं, अरशद अजमल साहब, ये समाज सेवी हैं, कई स्तर पर लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आज हम इनसे जो बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ख़ास बात है, क्योंकि वो ख़ास बात इसलिए है, क्योंकि वो बिहार के आम मुसलमानों की बात है। क्योंकि मुसलमान जब भी आते हैं चुनाव, तो वो ख़ास बन जाते हैं, हर पार्टी के लिए ख़ास हो जाते हैं। उसके बाद उनकी स्थिति, उनकी हालत में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब जगह मालूम है। लेकिन बिहार का मुसलमान क्या सोच रहा है, इसी को हम समझेंगे अरशद साहब से। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपना वक़्त स्वतंत्र के लिए दिया। इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका भी शुक्रिया। हाँ, जी। सर इलेक्शन की डेट हो गई है। क्या अगर हम लोग बात करें माइनॉरिटी की, बात करें ख़ास तौर पर मुसलमानों की, तो क्या चल रहा है मुसलमानों के इस वक़्त अपने दिल में? जेडीयू की तरफ, नीतीश की तरफ या फिर कुछ बदलाव का सोच रहे हैं? हाँ, एक बात तो आप थ्योरेटिकली जानते ही होंगे कि मुसलमानों की अक्सरियत एक तरफ वोट देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो 100% होता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वो जो कंसंट्रेशन बढ़ा, वो कंसंट्रेशन बीजेपी ने जो एकदम हिंदू वर्सेस मुस्लिम का पॉलिटिक्स किया, तो शुरू से भी और अब एक पोलराइजेशन खुद बीजेपी ने पैदा कर दिया कि तुम्हारे लिए यहाँ पे जगह है नहीं, किसी तरह से जगह निकालने की कोई सूरत बनाई नहीं। यानी कि आप अगर याद कीजिएगा उस दौर में जब सिकंदर बख्त साहब वगैरह हुआ जी, करते थे, ये तो वाइस बहुत ही प्रेज़िडेंट। पुरानी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, जी, 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 सिकंदर जी। बख्त साहब, है ना? हुँ, उसके बाद जो है शहनवाज साहब और इस तरह के लोगों का दौर रहा, है ना? हुँ, और उनको मॉनेटरी मिनिस्ट्री मिलती रही मोदी जी के पहले हुँ, टर्म में, लेकिन अब तो वो भी जगह वहाँ पे नहीं है, वो भी जगह वहाँ पे नहीं है, और बीजेपी का कोई ये है नहीं। तो मुसलमानों के लिए अ, किसी भी तबके के मुसलमानों के लिए अ, अब बाज़-बाज़ तबकों को देखेंगे वो अट्रैक्ट होते हैं और इस जी, तरह का ग्रुप बनता है, लेकिन उनके लिए स्पेस होता नहीं है ना? जी। यानी कि सिवाय इसके कि वो सिंबॉलिक हो जाए, तो वो है नहीं, बीजेपी के पास स्पेस है नहीं। बिहार में आरजेडी के मुकाबले में नीतीश कुमार ने सबसे पहला चुनाव जो लड़ा था वो सीपीआईएमएल के साथ लड़ा था। जी, तो जो चॉइस था, वो चॉइस ये था इनके, मैं तो वो आदमी हूँ जो जिसने नीतीश कुमार के लिए ब्लैक पेपर लिखा था। जब वो पहला चुनाव लड़ रहे थे, है ना? उनके लिए मैंने ब्लैक पेपर लिखा था। तो ये कि ऑप्शन क्या है? इन प्रॉब्लम जो बन जाता है, वो प्रॉब्लम ये बन जाता है कि अगर
इंक्लूसिव और सेकुलर 2 ऑप्शन है, तो उसमें तो मुसलमानों का वोट इनकी डिवाइड हो सकता है, लेकिन इसके बँटने के लिए कोई स्पेस अब छोड़ा नहीं है। तो अब जो दूसरा मामला वो ये कि बहरकैफ यहाँ जेडीयू लीड करती है, जी। जेडीयू जो है गवर्नमेंट को लीड करती है, हुँ, और बहरकैफ नीतीश कुमार की पहचान इन जो ब्लैक पेपर था, तो वो तो मैंने माइनॉरिटी के बैकग्राउंड ही में लिखा था, हुँ, इनके लालू यादव को। तो उसको जो आप एक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट जी, को असेस करते हैं, उसका माइनस प्लस करते हैं, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया इनके हुँ, बीजेपी के आने के बाद। लेकिन नीतीश कुमार की वजह से बिहार में ये ऑप्शन बचा रहा। लेकिन जाहिर है कि मेजोरिटी वोट जो है हुँ, वो आरजेडी कांग्रेस को मिलता रहा है ना। सीपीआई एमएल भी जो है इसमें थी नहीं। तो इस बार मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हाँ, इनके कुछ लोग जो जेडीयू के मुसलमान हैं और उनकी अपनी फॉलोइंग है, गुलाम रसूल बलियावी साहब हों, या शिया बोग हाँ, हो, सुन्नी बकबोट हो, इरशादुल्ला साहब वगैरह, तो उनका जो असर हो उससे जो वोट मिले जेडीयू को जो है वो वोट मिल सकता है। और जेडीयू अगर कुछ मुसलमान को टिकट देगी तो वो भी कुछ ले लेगा। इनके मैं जो बात असल में स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि हुँ, रेज़ा देते क्या है कि हुँ, मुसलमान दे दे वोट, हाँ, इनके वो अवेलेबल होना चाहिए ना। यानी बिल्कुल, कि वो अगर अवेलेबल है तो मुसलमान उस ऑप्शन पे मेजॉरिटी नहीं जाती है, लेकिन हुँ, बहरकैफ एक हिस्सा जेडीयू को पिछले असेंबली इंतखाब तक मिला है। और क्या कहलाता है, पार्लियामेंट में वही आप आके देखेंगे कि हुँ, देवेश चंद्र ठाकुर वगैरह को भी शिकायत हो गई कि मुसलमान ने वोट उनको दिया नहीं, नहीं। हुँ, तो मैं जो आर्गू कर रहा हूँ वो आर्गू ये कर रहा हूँ कि सेकुलर ऑप्शन अगर है इनके, आप करेंगे ये कि मुसलमानों की सेंसिटिविटी को हर तरह से आप अटैक करने लगे तो दे कैसे दे वोट। यानी कि बिल्कुल, आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस बात को देखें, उसके लिए कोई रीजन तो होना चाहिए ना कि हुँ, साहब हम वोट दे दें। यानी कि हुँ, आपको याद होगा कि वाजपेयी जी को मुसलमानों का कुछ वोट मिल जाता था लखनऊ में। हुँ, तो कोई वजह इनके, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी जो बीजेपी हुकूमत है उसने पूरी लॉजिक ये बनाई है कि मुझे आपके वोट की कोई जरूरत नहीं है और हुँ, आपके मसाइल से भी मुझे कोई ताल्लुक नहीं नहीं, है, हुँ, सिवाय इसके कि फॉरेन रिलेशन और उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटी है उसको पूरा करने के लिए आप कुछ कर दे तो कर दे। लेकिन आप ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर की क़यादत से लेकर के नीचे तक की जो क़यादत है उसको, उसका बहुत ये है कि उसको मुसलमान को वोट नहीं चाहिए। उसकी दूसरी वजह भी है, जैसे कि उनकी पॉलिटिक्स जो है का एक बड़ा हिस्सा एंटी मुस्लिम पे है। मतलब ये बिल्कुल, कि उनके वोट का जो बड़ा हिस्सा है वो एंटी मुस्लिम पे है। हुँ, तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि अभी भी जो है मुसलमानों का थोड़ा वो मेजॉरिटी नहीं होगी। और आप इस बात को जानते होंगे कि इस तरीके से कर देना कि सब सारा का सारा वोट जाता है, ऐसा तो न तो अपर कास्ट के लिए कहा जा सकता है कि सारा का सारा वोट उधर जाएगा, समझा कि नहीं? हुँ, बिल्कुल, न ये कहा जा सकता कि यादवों का सारा वोट जो है। तो ये जो नैरेटिव है इनके, हुँ, थिंग्स ऑन द ग्राउंड और इनके आप कहिए कि नुआंस्ड है। हुँ, इनके ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप उसको एकदम सीधे इधर और उधर कर दें। हुँ, यानी अगर आप ब्लॉक ऑफ द वोट के सिलसिले में, अब जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं। बिल्कुल, और मैंने तो ये बात अख्तरुल ईमान से कही थी, वो हाँ, शुरू के दौर में जब क्या कहलाता है आरजेडी की पॉलिटिक्स कर रहे थे, हुँ, तो वो कुछ बजट वगैरह पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे पास आते थे। तो हुँ, मैंने उनसे ये कहा था कि अरे मियाँ आप जो हुँ, है
ये सीमांचल की क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप? पूरे बिहार की पॉलिटिक्स कीजिए, आप गया नवादा क्यों नहीं घूमते हैं? मतलब आपके अंदर ये सलाहियत है। तो लेकिन ये कि वो तो जाकर के अख्तरुल इमान ने अपने आप में बंद गली में ये कर दिया। अब उसके अपने कंपल्शंस अपना जो होंगे वो होंगे, उस पर बात हो सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अख्तरुल इमान साहब हैं और वहाँ पे कुछ मुसलमान खड़े हो जाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ तकरीर करेंगे, तो कुछ वोट उनको भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एकदम जीरो हो जाएगा, लेकिन ये दोनों वोट इस तरीके से नहीं होगा कि आप कहिए कि हम मुसलमान का वोट ले लिया या हमको मुसलमान का वोट एकदम नहीं मिला। इस तरीके से गुफ्तगू जो है न जेडीयू कर सकती है और के साहब हमको कुछ भी ना मिला। अरे आप उसका रीजन बनाइएगा, एक अच्छे कैंडिडेट को आप ये कीजिएगा, उस कैंडिडेट की अगर क्रेडिबिलिटी होगी तो वो जीत जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो कुछ भी वोट नहीं ले सकेगा, ये बात नहीं है। तो मैं इसको जिस तरीके से देखता हूँ कि इट इज ए नुआंस सब्जेक्ट, इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से मीडिया में बात होती है कि सारा उधर चला जाएगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। डाटा बताता है कि ऐसा जो है कभी हुआ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन जो है मेरे ख्याल से मेरा जो हाफजा है, इधर के 2-3 दिन को छोड़ दीजिए और आगे 2-3 दिन को देखा जाए, बहुत ही आप ये कहें कि मैच्योर गठबंधन बना, बहुत ही मैच्योर गठबंधन बना। अभी सीट का ऐलान नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कुछ चीजें हो तो हो, लेकिन ये कि आप कोई भी डिस्कॉर्डेंट नोट नहीं सुनेंगे, है ना? कि कांग्रेस ने आरजेडी के खिलाफ कुछ बोल दिया हो या सीपीआई एमएल, इधर 2-3 दिन से हो रही है, इसलिए कि वो सीट जो है क्लिंच अभी तक ये लोग कर नहीं पाए हैं, है ना? और इनके कार्ड ओपन नहीं किया आरजेडी ने। लेकिन एक उससे पहले आप देखेंगे तो जिस तरीके से इन्होंने ब्लॉक लेवल तक इंडिया गठबंधन की मीटिंग की और सारे ये इंडिया गठबंधन के पार्टियों ने जिस जिम्मेदारी के साथ वहां रोल अदा किया, सीट के बंटवारे के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तय किया, तो मैंने अभी तक जो देखा है, इतना मैच्योर गठबंधन जो है अभी तक मैंने देखा नहीं है ना? इनके आप ये देखिए कांग्रेस खुद इनके उन्होंने ऑफिशियली तो नहीं कहा है, लेकिन वो खुद मान रहे हैं कि नहीं 70 सीट हम कम पे लड़ेंगे। तो व्हाट इट स्पीक्स अबाउट द मैच्योरिटी ऑफ द पार्टीज, है ना? कि वो नहीं ठीक है 55 सीट जो वो कह रहे हैं ना 55 सीट 55 हाँ, तो मतलब 50-55 जो है उनके जो बहुत ही जिम्मेदार लीडर है, तो मैंने पूछा कि क्या है मियाँ कुछ तय हुआ? तो कहा कि भैया अभी 40 की लिस्ट मेरे पास है। समझा कि नहीं? अभी 40 की लिस्ट मेरे पास है, तो हम कहा क्या इतना ही लड़ोगे? तो कहा कि नहीं 10-15 और जो है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये ये एक मैच्योरिटी दिखाता है, ये जो है एक मैच्योरिटी दिखाता है। तो आपका जो सवाल था शायद मैं उससे कुछ ज़्यादा बोल गया। ये बुनियादी तौर से मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ को जितने सिंपल रेटोरिकल जर्नलिस्टिक ये क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन उतना सिंपल नहीं है, इट इज़ ए नुआंस थिंग। यानी कि इसको ये समझना चाहिए। सर ये तो बात हो गई कि मुसलमान किसकी तरफ जाएगा, लेकिन मुसलमानों को भागीदारी कितनी मिलेगी? क्या उस हिसाब से मिलती है जिस हिसाब से उनकी हिस्सेदारी है? यानी कि टिकट बंटवारे में क्या मुसलमानों को उस तरह का मिल पाता है? आपने तो इतने कब से देख रहे हैं। नहीं, हमेशा 14 से 17% सीट मुसलमानों को मिलती रही है, जीतते नहीं रहे हैं। इट इज राइट, यानी कि वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है आपके इसमें, लेकिन ये कि आरजेडी की तरफ से है ना, और आपको तो ये अंदाजा होगा कि आरजेडी का कांग्रेस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत पहले बन गया, बहुत पहले बन गया। और
कांग्रेस तो इस चुनाव से पहले बहुत मजबूत भी अपने आप को नहीं दिखाती रही है ना। हाँ। नाम भी जो है वो लालू यादव ही तय करते रहे थे, लेकिन इस बार जितने मैच्योरिटी के साथ कांग्रेस यहाँ लड़ रही है, मैं इनके आप थ्योरेटिकली कहिएगा तो मैं रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल के फेवर में हूँ, यानी कि इन प्रिंसिपल मैं इसके फेवर में हूँ। लेकिन मामला ये है कि इस सवाल को जितना रिड्यूस करके गुफ्तगू की जाती है, मैं मुस्तकिल ये कहता हूँ, मैं 2 वाक़या आपको बताता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है, जब जी। हिंदुस्तान का पहला चुनाव हो रहा था, तो नेहरू ने उनके लिए रामपुर की सीट तय की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि ये तो हमने नहीं सोचा था, यानी कि मुस्लिम पार्टी थी, उसने बना लिया पाकिस्तान, हमको तो रिप्रेजेंट सबको करना है। तो हिंदुस्तान में जो है डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का क्वेश्चन है कि मुसलमानों को कितना सीट मिल रहा है, लेकिन ये डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो है, तो वो तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का मामला था। दूसरी मिसाल मैं आपको अब्दुल गफूर साहब की देता हूँ। अब्दुल गफूर साहब चीफ मिनिस्टर रहे, आपको मालूम है। तो वो कुछ लोग आए, कहा कि साहब ये जो है नाली नहीं बनी है, ये सड़क नहीं बना है। तो अब्दुल गफूर साहब ने ये बात कही थी कि अगर नाली गली के लिए हमारे पास आ रहे हो तो ये तो कॉर्पोरेशन का मामला है, तुम हमको वोट न दो। मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने जहां से सफर शुरू किया था, कि वो एजुकेशन मिनिस्टर है, तो हिंदुस्तान का एजुकेशन तय कर रहे हैं। और अगर जो है वो चीफ मिनिस्टर बिहार के हैं, तो वो जो 67 स्टेट लिस्ट में चीजें हैं और कंकरेंट लिस्ट में जो चीजें हैं, उसके करने के लिए, नाली गली बनाने के लिए नहीं है, शादियों में शिरकत करने के लिए नहीं है। तो मैं ये बात आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मामला ये कि डिस्कोर्स इतना रिडक्टिव हो गया है, लेकिन ये कि एक मजबूत जमहूरियत के लिए जो आबादी है उसका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात को, ज़ाहिर है कि ये गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इस बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ कि मुसलमानों को यहाँ 14 से 17% टिकट मिलता रहा है, लेकिन वो जीतते रहे हों इनके सेकुलर इसकी वजह से। और आप देखिएगा कि जब ये आवाज़ बुलंद ज़्यादा होनी शुरू हुई, तो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम होता रहा। क्यों कम होता रहा? वो कम ये होता रहा कि वो जो मुसलमान आते रहे, अरे भाई तुमको जो जिस कंस्टिट्यूएंसी में हो, उस कंस्टिट्यूएंसी के तमाम लोगों का वोट चाहिए, खाली मुसलमान के वोट से जीत के आओगे, या तुम खाली इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो? मैं मिसाल देता हूँ अख्तरुल इस्लाम शाहीन की। भाई समस्तीपुर से वो 3 टर्म से जीत के आ रहा है, वहाँ मुसलमानों की आबादी कितनी है? मतलब ये कि वो कोई मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट नहीं है ना, ये कंस्टिट्यूएंसी नहीं है ना। तो मतलब ये कि ये थ्योरेटिकली आइडियल है कि वही रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन खाली मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, और यही जो मेंटेलिटी बन रही है, आप नैरेटिव बनाते हैं। तो पूरे बिहार का नैरेटिव नहीं है आपके सामने। मतलब एक मुसलमान जो एक जमाने में फंसा हुआ था अलीगढ़, समझा कि नहीं? जी। और पर्सनल लॉ बोर्ड है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनकी इस किस्म के जो इशू में है, तो ये पॉलिटिकल इशू है, ये तो सोशल इशू है ना, लीगल इशू है, समझा कि नहीं? लेकिन पॉलिटिकल इशू तो मुल्क और रियासत के बनाने का है। और मैं ये समझता हूँ कि टिकट तो मिल जाएगा, मुझे इसमें परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी परेशानी ये है कि आप बिहार के बनाने के लिए क्या विजन रखते हैं, और जिस असेंबली में आप हैं उनके मसाइल को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, है ना। अगर आप सर्व कीजिएगा तो जीत के आइएगा, नहीं सर्व कीजिएगा तो एक बार जीत के आइए, उसके बाद से फिर खस्सा
आपका खत्म हो जाएगा। जी। सर मेरी कांग्रेस के एक लीडर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ना मुसलमान उनसे दूरी बना दी, मुसलमान अब उनको वोट नहीं कर रहा है, मुसलमान अब वोट करता है कि जो भाजपा को हरा दे। मतलब कि कांग्रेस से एकदम ही अलग हो गया। ये इसका क्या कारण आप समझ रहे हैं कि बिहार में भी इसी तरह का चलेगा क्या? नहीं, मतलब ये कि आप इससे जो ये बात कह रहे हैं, तो अभी जो उन्होंने 2 चुनाव कर्नाटका और तेलंगाना का जीता है, वहाँ के मुसलमानों ने तो दूरी नहीं बनाई। हमारे जी। साथियों ने जो इदिलू कर्नाटका चलाया, तो उसमें हुँ, मुसलमान जिस बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किए, उसकी कैंपेनिंग में, और हुँ, जैसे हम बिहार में बदलो बिहार 2025 जो कैंपेन चला रहे हैं, तो हाँ, मतलब ये कि आप ऑप्शन के तौर पे रहिएगा। अब हुँ, यूपी में कांग्रेस हाँ, के साथ कैसे चला जाए वो? क्या लॉजिक है? मतलब कि आप वजह ना बताइए कि बिल्कुल, यानी कि ये इस तरह का जो जिसको कहते हैं ना कि लॉजिकल फैलेसी वाला क्वेश्चन है। अरे मुसलमान जुड़ेगा सियासत और सियासी अज़ाइम के लिए जुड़ेगा, और बिल्कुल, सियासत के नतीजे में जो कानून साज़ी होती है, जो बजट बनता है, बजट जिस तरीके से खर्च होता है, यानी कि ये मामला है ना। आप अगर कंटेंडर ही नहीं है यूपी में, तो मुसलमान कैसे जुड़ जाएगा? यानी बिल्कुल, कि कौन-सी लॉजिक है जिससे वो जुड़ जाए? हुँ, यूपी में मुसलमान के लिए जो ऑप्शन रहा, उसने मायावती का भी साथ दिया, अखिलेश का भी और मुलायम का भी साथ दिया। तो मतलब कि हुँ, उसकी पॉलिटिकल लॉजिक होनी चाहिए ना। ये कोई क्या है, रिश्तेदारी है क्या, कि हिस्सा नहीं आया तो हम भी ना भेजेंगे हिस्सा। हाँ, ऐसा ऐसा कोई मामला नहीं है ना। जी, जी, उसका पॉलिटिकल लॉजिक होना चाहिए। तो मैं इसीलिए बहुत परेशान होता हूँ बात सवालों से, कि जो अच्छा। चीज़ ऑब्वियस है, उस पे क्या ये करना है? जी। सर दूसरी चीज़ जैसे आप कह रहे हैं कि भाजपा ने कह दिया कि हमें मुसलमान का नहीं चाहिए उसके लिए, लेकिन अगर आप देखें, राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अगर उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कई मुसलमान हैं और अब तो तालिबान को हिंदुस्तान में वो देवबंद और आपका ताजमहल भी घुमा रहे हैं, तो ये अगर राजनीति हो सकता है कि वो कहते हैं कि वो जीत नहीं सकते इसलिए हम टिकट नहीं देते? नहीं, मतलब ये कि वो टिकट नहीं देते हैं, सिकंदर बख्श साहब को टिकट दिया ना, वो जीते ना, कि नहीं जीते। यानी हम उस वक़्त से बात शुरू कर रहे हैं, हुँ, जब बीजेपी हुकूमत वाली पार्टी नहीं हुआ करती थी। आप जानते हैं ना कि बीजेपी जो है, पहली बार जेपी मूवमेंट जो चला, हुँ, उसमें पहली बार उन्होंने इक़्तिदार का मज़ा चखा। अच्छा, सिकंदर बख्श साहब को क्यों दे देते थे लोग? यानी कि वाजपेयी साहब को लखनऊ में क्यों दिया हुँ, मुसलमानों ने वोट? तो मतलब कि ये बात जो है, देखिए, कोई भी वोट हो, समझा कि हुँ, नहीं? और किसी पार्टी से उसका रिलेशन है, उसकी पॉलिटिकल लॉजिक होगी तो मिलेगा, पॉलिटिकल लॉजिक नहीं बनेगी तो नहीं, नहीं मिलेगा। यानी कि इसको, ये जो लगता है कि गोतिया की लड़ाई में जो है ये गुफ्तगू हो जाती है कि हमको देते नहीं हैं। हुँ। अरे आप लॉजिक बनाइए, ये होगा। तो सर एक ये चीज़ हाँ, ये चीज़ भी समझाइए ओवैसी साहब से आरजेडी क्यों नहीं हाथ मिला रही है? वो तो बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सीटें भी कम किए दे रहे हैं जितना कर रहे हैं, तो उनकी क्यों नहीं एंट्री हो पा रही है? इससे क्या खतरा है या क्या चीज़ इससे समझ कर आ रही है? देखिए, ओवैसी साहब, यानी कि मुझे अफ़सोस जो है, यहाँ अख्तरुल ईमान का है। उसका सेकुलर पॉलिटिक्स में पूरा इम्कान था, वो एक बहुत ही शानदार पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उभर सकता था, जो इंक्लूसिव होता है ना। असल में असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके वालिद साहब, हुँ, और उससे पहले जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, पुलिस एक्शन वाला है ना, देखिए हमने जो है बहुत साफ तरीके से ये तय किया कि रिलीजन की बुनियाद पे पॉलिटिकल पार्टी, जिन्ना से आप अलग क्यों हुए थे? बिल्कुल। आप क्यों अलग हुए थे? आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों बोल रहे हैं? मतलब कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, जिस पार्लियामेंट के हल्के से आएँगे, उस तमाम को रिप्रेज़ेंट करते हैं ना। तो हुँ, मतलब कि वो जो माइंडसेट है,
और उस माइंडसेट में जो उनकी तरफ से उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके की गुफ्तगू है, तो उसको आप कॉमनल के अलावा क्या कीजिएगा, इस नाम के सिलसिले में क्या कीजिएगा। इसकी बहुत अच्छी मिसाल जो है मुस्लिम लीग जो केरला है, राहुल गांधी ने कहा कि वो कॉमनल नहीं है। तो मतलब कि आप अपने अमल से आप मुसलमानों के लिए हैं, आप उसी कल्चर के साथ हैं, समझा कि नहीं। लेकिन आप जो है हिंदुस्तान का जो गुलदस्ता है मुख्तलिफ मज़ाहिब का, उसके एक फूल की तरह आप बात कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना कि हमारा कंपोजिट कल्चर क्या है। यानी कंपोजिट कल्चर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने हलवा बना दिया है, ये गुलदस्ता है। इन कंपोजिट कल्चर जो हमारा है, हर फूल अपनी शनाख्त रखता है। आप कहिएगा कि नहीं यही फूल रहेगा, इसको तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं, हिंदुस्तान ने इसको रिजेक्ट किया है। और ये हिंदुस्तान का बड़प्पन है, यहाँ के इलेक्टोरेट का बड़प्पन है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी हैदराबाद में 5-7 सीट दे देती है। ये मैच्योरिटी, इट स्पीक्स अबाउट इंडियन यानी कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी, कि वो उसमें अच्छा ठीक है, ये भी जो है मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। लेकिन आप जो गुफ्तगू करते हैं वो गुफ्तगू, यानी कि मुझे तो उसके नाम से भी प्रॉब्लम है, यानी कि विश्व हिंदू परिषद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप अगर एक साथ में तो बोल ही लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा क्या, एक साथ में बोलने में तो ये होगा नहीं। तो ये तो हमने हिंदुस्तान सोचा ही नहीं, हमने सोचा आप मुसलमान हैं, अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ आप रहे, लेकिन ये कि आप उस गुलदस्ते के एक फूल है, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यानी कि मेल्टिंग पॉट का तस्वुर हमारे पास नहीं रहा कि यहाँ आकर के सबको मेल्ट कर जाना है। हम यानी कि पच्चीकारी पसंद करते हैं जहाँ हर तरह का रंग हो, है ना। तो ये तो अब इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कुछ आउट ग्रो करना चाहिए, समझा कि नहीं। कुछ आउट ग्रो करना चाहिए। मैं तो हैदराबाद के सिलसिले में जब बास हिंदू राइट की गुफ्तगू सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि पोलराइजेशन में जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत ही ये है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हो सकता है नाम याद आ जाए। कहा कि हिंदुस्तान के जीतने पे हम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलाके में पटाखा नहीं फोड़ सकते थे। व्हाट यू आर डूइंग, in what type of politics you are indulge yourself, यानी कि सवाल इसका है, यानी कि यहाँ पॉलिटिक्स कीजिए आप, समझे कि नहीं। लेकिन हमने तो तय कर लिया कि साहब मजहब की बुनियाद पे हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स नहीं होगी, लेकिन हर मजहबी ग्रोह रहेगा और उसको ग्रो करना है। यानी कि मुझे लगता है कि बहुत फायदा भी अगर हो आरजेडी को, तो मैच्योरिटी यही कहेगी कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अगर आप कर लेंगे तो एक अनदर पोलराइजिंग पॉइंट बीजेपी के हाथ में आएगा और आप अपने आइडियोलॉजी से भी कुछ कंप्रोमाइज करेंगे। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इज ए वैलिड क्वेश्चन, बट यू विल रिप्रेजेंट with this name, I don't know, perhaps it is not tenable. सर एक चीज़ ये भी समझाइए, जैसे ज़्यादातर अगर मुसलमान हैं वो बीजेपी के साथ नहीं है और वो ओवैसी के साथ भी नहीं है। फिर वो फिर एकदम मतलब कि मुसलमान का एकदम क्लियर है। लेकिन फिर सर उनका क्या राजनीतिक स्टेटस है? कहाँ पे खड़े हुए हैं? वो तो फिर सब पार्टियों के पीछे हाथ बाँध के ही खड़े हुए हैं। जैसे कि कहा भी जा रहा है, ओवैसी साहब का ही कहा है कि आप दरी उठाने के ही काम आ रहे हो। मैंने जो आपको मिसाल दिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मिसाल मैंने आपको दिया, मैंने अब्दुल गफूर का मिसाल दिया, आप कहिएगा तो मैं अब्दुल रहमान अंतुले की मिसाल दूंगा, समझे कि नहीं। आप कहिएगा तो हम वो जो आसाम की जो बेगम अनवरा तैमूर
का मैं नाम जी। लूंगा। हाँ। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि हमने सफर तो ऐसे ही शुरू किया था, हुँ। हमने सफर ऐसे ही शुरू किया था, और इस रिडक्शनिस्ट की वजह से हमारे पास ऐसे पॉलिटिकल लीडर, मैं अख्तरुल इमान की क्यों तारीफ करता हूँ? मैं हुँ। अख्तरुल इमान की तारीफ इसलिए करता हूँ कि वो नौजवान जो बजट पे बोलता था। हुँ। आप जो है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि आपका रिप्रेजेंटेशन का टाइप क्या है? आपके रिप्रेजेंटेशन का टाइप है कि सर पे एक टोपी और यहाँ पे ये, जी। जिसको कॉम्पिटेंस कहते हैं, समझा कि नहीं? तो कॉम्पिटेंस, देखिए मामला ये है कि मुसलमानों के अंदर जो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत रिडक्शनिस्ट है, बहुत रिडक्शनिस्ट है। आपको हिंदुस्तान बनाना है, आपको बिहार बनाना है। बाढ़ के सिलसिले में क्या राय है आपकी बिहार के बाढ़ के सिलसिले में? डू यू हैव एनी ओपिनियन? हैव यू एक्सप्रेस्ड इट एट एनी टाइम? यानी कि अगर हमारी यहाँ पॉवर्टी है तो पॉवर्टी पे आपका क्या टेक है? व्हाट इज योर टेक? मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, पॉलिटिक्स क्या है? व्हाट इज पॉलिटिक्स? यानी कि मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि ये 3 लिस्ट है, मतलब कि आप उसपे कोई डिस्कोर्स आप कर रहे हैं क्या? आप डिस्कोर्स कीजिए और उस तरह की क़यादत। अब मुसलमान में क़यादत करने के लिए कौन चला रहा है? यानी कि एक टाइप, यानी कि सबकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल, वो बिल्कुल। सऊदी अरब से कहीं से बहुत पैसा कमा के आ गया, उसको हो गया कि हमको इलेक्शन लड़ना है। व्हाट इज योर लोकस स्टैंडर्ड एंड व्हाट यू आर सेइंग? मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप समझ रहे हैं कि ये कितना रिडक्शनिस्ट है? बिल्कुल। कौन है? मालूम हुआ कि वो जो है वहां का शोहदा है, समझा कि हुँ। नहीं? बिल्कुल। और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के नाम पे आ रहा है। मेरा ये कहना है कि नौजवानों को सीरियसली पॉलिटिक्स को समझना है। हिंदुस्तान के बनाने के ताल्लुक से, स्टेट के बनाने के ताल्लुक से, मैं मुस्तकिल अभी जो मैं बदलो बिहार और मैं नौ कमिश्नरी और मुख्तलिफ जगह पे जो घूम रहा हूँ, तो मैं ये बताता हूँ लोगों से कि भाई मेरे, जब हुकूमत बनती है तो वो कानून बनाती है। आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक मिसाल आपको दूँगा, आप बता सकते हैं कि कानून साज़ी के सिलसिले में मुसलमानों के अंदर कैसी स्कॉलरशिप पैदा हुई? यदि कानून बनेगा ना, असेंबली में क्या होगा? बिल्कुल। हुँ। कानून बनेगा ना। हुँ। 66 स्टेट लिस्ट में 66 चीज़ है, उस पे कानून बनेगा ना। मिनरल्स के सिलसिले में आपकी क्या राय है? वाटर के सिलसिले में आपकी क्या राय है? सैंड के सिलसिले में आपकी क्या राय है? भई स्टेट को चलाना है ना, इसको रेवेन्यू आना है ना। आपको बिल्कुल। मालूम है अब्दुल बारी सिद्दीकी जब बनाए गए फिनांस हुँ। मिनिस्टर, तो उस शख्स ने वो उस वक़्त फिनांस मिनिस्टर बना था। यानी कि हुँ। ऐसा कुछ नहीं है कि एवरीथिंग इज़ ब्लैक, हुँ। नॉट एवरीथिंग इज़ ब्लैक, बट हुँ। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी यू वांट टू लिसन हुँ। एंड यू वांट टू टेल हुँ। और बी बिल्कुल। टोल्ड। अ, तो हुँ। अब्दुल बारी सिद्दीकी उस वक़्त फिनांस मिनिस्टर बने थे जब झारखंड अलग हुआ था, जी। और बिहार का रिसोर्स जो है वो एकदम डिप्लीट कर गया था, इसलिए कि कोयले से और स्टील से हमारे पास पैसा आता था। जी। धनबाद और ये वो जो है एचईसी, ये सब जो था, वो शख्स फिनांस मिनिस्टर बना, और कंबाइंड, यानी ये सब चीजें हम नहीं जानते हैं, यानी कि वी जी, जी। डोंट टॉक अबाउट दिस। हाँ। कंबाइंड बिहार का जो बजट था, उसमें टैक्स कलेक्शन बाइफरकेटेड बिहार का उसने बढ़ा दिया था। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? मतलब जी। कि यानी बिल्कुल। कि इतना रिडक्शनिस्ट गुफ्तगू है। अरे एक पूरे शहरी के तौर पे आइए, सबके मसाइल को हल कीजिए। आप मुसलमान हो सकते हैं, तो आपकी सेंसिटिविटी मुसलमान के सिलसिले में होगी। हम यही चाहते हैं राजपूत से, यही चाहते हैं यादव से, यही चाहते हैं दलित से, यही चाहते हैं ईबीसी के कि हमारा स्टेट है, हम इसको बनाएंगे। तो डिबेट पॉलिटिकल होना चाहिए और उस पे तैयारी होनी चाहिए। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। आपको याद है कि अफ्तार पार्टी इस तरीके से होती थी क्या? लेकिन मालूम हुआ कि वो सर पे टोपी लगा टोपी लगा करके के। और उसके बाद जो है ये करके जो है
इस तरह का रिडक्शन उसका किया गया है। पॉलिटिक्स इज ए मोस्ट सीरियस थिंग, मोस्ट सीरियस थिंग। तो मुसलमान नौजवान, यानी कि हम लोगों की तो उम्र हो गई, मुस्लिम नौजवान पॉलिसी स्टडीज में और यानी कि पब्लिक मोबिलाइजेशन में, डिस्कोर्स में दाखिल हों, फर्स्ट प्रिंसिपल की बुनियाद पे गुफ्तगू करते हुए, है ना? यानी कि बिल्कुल। हल्की गुफ्तगू पे अगर वो करेंगे तो आई डोंट थिंक दैट इज द वे। सर, एक चीज़ ये भी समझाइए कि जैसे गृह मंत्री का बयान आता है कि मुसलमानों की आबादी को लेकर, फिर घुसपैठियों को लेके, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर, इसका जो आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो उनमें मुसलमानों में इसकी कोई चर्चा होती है? वो क्या कोई डर होता है क्या? किस तरह से इस चीज़ बयानों को लिया जाता है? असल में देखिए, ये सारे बयान जो है, ये बीजेपी के अपने एजेंडे के एतबार से जो अदरिंग, मुसलमान की अदरिंग करने की बात है। आप जानते हैं ना कि आसाम में जब लिस्ट बनाया गया जी। एनआरसी का, तो 19 हुँ, लाख की लिस्ट बनी। उसमें 12 लाख हिंदू थे। इनके मामला ये हुँ, मुसलमान वो थे नहीं। और हुँ, ये कि बात ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। हुँ, एक बात है कॉमनल होना, और हाँ, एक दूसरी चीज़ है, पीटर स्कॉट की किताब है सीइंग थ्रू ए स्टेट, है ना? तो हुँ, मतलब आप जब स्टेट की तरह तरह से देखने लगते हैं, तो आपको शहरी इंस उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। अब मुसलमानों ने डॉक्यूमेंट इस तरीके से दिखा दिया कि आपकी लॉजिक ही धड़ाम हो जा रही है। तो हुँ, इस सिवाय इसके कि ये आप पोलराइजेशन के लिए बोल रहे हैं, ने कौन आदमी है जो ये चाहेगा कि यहाँ पे गैर मुल्की यानी कि हिंदुस्तान के अंदर आ जाए? कोई सेंसफुल आदमी होगा? मतलब ये कि हम इमिग्रेंट के लिए यूएन का जो चार्टर है, उसके तहत मेरी पूरी हमदर्दी है, समझा कि नहीं? लेकिन ज़ाहिर है हम किसी दूसरे मुल्क के शहरी को यहाँ, तो ये जो हमारे ये कर रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर जो बात बोल रहे हैं, ये उनको पॉलिटिकल गेन के लिए, यानी कौन है हमको बताइए, 5 आदमी जोड़ करके दिखाइए, जो कहे कि नहीं गैर मुल्की को यहाँ की शहरियत दे दो। आपने तो कहा कि नहीं, हिंदू को हम दे देंगे। मैंने कहा क्या बात हुई? तो इसीलिए जब कल सीरियस डिबेट अमेरिका में चल रहा था, स्टेट्स में चल रहा था, जो वहाँ पे एक सीरियस मामला आ गया है, तो कहा कि असल में यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में कुछ लोग पहुँच गए हैं, लेकिन 95% हिंदू जो यहाँ है। तो लेकिन और जो दूसरी कम्युनिटी है, वो तो फैलती है, हर जगह होती है ना? तो ये जो मामला है, हमारे अमित शाह जो बात कह रहे हैं, वो पॉलिटिकल है। और वो अगर आप कानूनी बात कही, तो कौन इसके फेवर में होगा कि गैर मुल्की यहाँ पे आ जाए? यानी कि कौन इसको अ, हो सकता है उसका कोई भाई दूसरी जगह रह रहा हो, तो उसकी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कोई मामला हो, लेकिन एज़ ए पॉलिसी को इसको मानेगा क्या कि गैर मुल्कियों को यहाँ दे देना चाहिए और डेमोग्राफी बदल दी जाए? नहीं, लेकिन आप सीइंग थ्रू स्टेट से अदरिंग कर रहे हैं, समझा कि नहीं? सीइंग थ्रू स्टेट से जो है आप अदरिंग कर रहे हैं। और ये एक जो हकीकत ये है कि हिंदुस्तान में क्या कहलाता है गैर मुल्की, कौन बड़ा इश्यू है? यानी आप तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमान के खिलाफ, हुँ, और उसके लिए जो आप लॉजिक बना रहे हैं कि कागज़ दिखा दो। हुँ, समझा कि नहीं? तो कागज़ बिल्कुल, दिखाने के लिए बिहार में आपने कहा कि नहीं, 2003 में अगर तुम्हारा नाम है, तुम्हारे अब्बा का नाम है, तो कागज़ नहीं दिखाना है। तो उसमें मुसलमान भी नहीं दिखाएगा ना। बिल्कुल। मस म तो मतलब ये कि इसको लॉजिकल फैलेसी और एक एक इस तरह का नैरेटिव जो सस्टेन नहीं कर सकता है। सस्टेन मैं थ्योरेटिकली नहीं कह रहा हूँ। हुँ, पॉलिटिकली भी ये सस्टेन नहीं करेगा। आपने जब आसाम में किया, तो आपको मालूम हो गया कि 12 लाख तो हिंदू हो गए। इनको गैर मुल्की थे। हुँ, अभी उनके पास कागज़ नहीं था। अब कुछ बांग्लादेश से आए होंगे, वहाँ बिल्कुल। जब मज़ालिम हुए। तो हुँ,
तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक पॉलिटिकल बयानबाजी है, समझा कि नहीं? और कोई भी आदमी 4 आदमी होम मिनिस्टर खड़ा कर दे, जो इसके फ़ेवर में हो कि गैर मुल्की कोई यहाँ गैर कानूनी तरीके से वो दाखिल हो जाए और यहाँ के डेमोग्राफी को बदल दे, कोई 4 आदमी तो मिल जाए। अरे उसको कंटेस्ट कौन कर रहा है? हू इज़ कंटेस्टिंग? कोई कंटेस्ट कर रहा है क्या? आपकी खबर में है? नो वन। इट इज़ सो ऑब्वियस ना। सर, आप न्यूज़ चैनल्स में डिबेट देखते होंगे, तो वहाँ पर जो मुस्लिम रिप्रेज़ेंट करते हैं मौलाना लोग, वो तो कुछ मामला ही बिगड़ जाता है, तो टीवी तक रिप्रेज़ेंटेशन है ही नहीं, वो एक अलग ही त कहानी है वो। नहीं, नहीं, मतलब ये कि आप तो इस फ़ील्ड के आदमी हैं, तो आप इसको जान रहे होंगे कि अब सीरियस लोग फ़ेसबुक और यूट्यूब पे नहीं हैं। इस बात को तो आप जान रहे होंगे, है ना? जी। मतलब ये कि हम वो आदमी हैं जो हमारे बच्चे जानते हैं कि 9 बज गया अब भी टीवी पे बैठेंगे, जैसे कि पढ़ने राय का प्रोग्राम आएगा। हुँ, यानी कि ये मामला था एनडीटीवी। हमारे पहले तो वो एनडीटीवी दूरदर्शन ही का हिस्सा था, छोटा-सा, हुँ, हफ्ते में 1 दिन आता था और जब हाँ, खुद एक प्राइवेट चैनल ये हो गया, तो टीवी एक सीरियस स्पेस था। हुँ, टीवी एक सीरियस स्पेस था। आप थोड़ा गौर कीजिए, आपकी उम्र क्या है मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। आप हुँ, ये गौर कीजिए कि पढ़ने राय ने जो सर्वे करने के लिए हुँ, और सीएसडीएस में जो हुँ, लोक नीति है, उसने यानी कि कितना गहरा किया, हुँ, कितना गहरा किया यानी कि इस डिबेट को। और अब सर्वे का क्या मामला है? यानी कि क्या जिसने बताया कि 400 पार कर जाएगा, तो बेचारा स्टूडियो में बैठ के रो रहा है। हुँ, मतलब कि आपको क्या लगता है कोई सीरियस लेता है क्या? अब जिस बेचारे का जो है दूसरे यानी कि अब तो चैनल बहुत हो गए हैं ना, हाँ, अब मैं आपसे कहूँ कि यूट्यूब पे कौन सुनता है? जितना हुँ, पॉडकास्ट सुना जा रहा है, हुँ, इंस्टाग्राम पे कितने सीरियस डिबेट्स हो रहे हैं, समझा कि नहीं? जी, जी, यानी कि वो कोई यूट्यूब पे हो रहा है क्या डिबेट? ये फेसबुक हुँ, पे हो रहा है। तो हुँ, मतलब ये कि ये नॉइज़ है, इट इज़ अ नॉइज़, इट इज़ अ नॉइज़ी प्लेस। फेसबुक, हुँ, टीवी और यूट्यूब, इट इज़ अ नॉइज़ी प्लेस। लेकिन जेन ज़ी जो है और ये सब जो है, वो एक बड़ा पॉपुलेशन जो है उससे ऊब चुका है, इससे कि उसकी इंक्वायरी, उसके इंक्विजिटिवनेस को जो है, ये नहीं कर रहा है। अब बेचारे जो रह गए हैं, पिछड़ गए हैं तालीम में, समझा कि नहीं? हुँ, जिनको जो है रिमोट से लहंगा उठा दे जैसा पसंद आता है, तो एक कंज़म्पशन है, लेकिन इट इज़ नॉट ए सीरियस स्पेस। आप सुबह में क्या पढ़ते होंगे? हिंदू पढ़ते होंगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते इस होंगे, करते हैं, बिल्कुल, मतलब कि अब हाँ, पढ़ेंगे क्या, समझा कि नहीं? तो मतलब ये कि ये जो नॉइज़ है, वो नॉइज़ और कुछ इंसिडेंट है, वो ठीक है, लेकिन इससे लोग अब ऊब चुके हैं। नौजवान अब इससे ऊब चुके हैं, वो सीरियस चीज़ें करना चाहते हैं, समझा कि नहीं? तो वो मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कब जो है टीवी को देखा है, समझा कि नहीं? मुझे याद नहीं है। वो दैट इज़ नॉट अ सीरियस प्लेस। अ, सर, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, बड़ा अच्छा लगा आपसे सुनकर। बहुत लंबी बस हो गई। हाँ, हाँ, एक चीज़ और बस चलते-चलते कुछ आपका अंदाज़ा, अनुभव, 14 को 25 से 30 नीतीश रहेंगे या कुछ बदलाव होगा? क्या लग रहा है अभी अब? नहीं, मतलब ये है कि एक चीज़ तो असल में हम लोगों का एतमाद जो है ऐसा मुतज़लज़ल हुआ कि साहब कोई बात कहना, इसलिए कि जो चीज़ हम ज़मीन पे देख रहे हैं। लेकिन हुँ, अब लग रहा है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र और वोट चोरी का जो मामला आ रहा है, तो हुँ, अब कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारा अंदाज़ा सही था, लेकिन नतीजा जो है कुछ दूसरा दे दिया गया। फ़ॉलो कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग जी, का एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा था हाँ, कि है, अभी भी है, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी हुँ, भी है।
लेकिन ये लगता था कि आखिरकार इतना पढ़ा-लिखा, घूमे-मिले, समझा कि नहीं? हम बिल्कुल। इतना रॉन्ग क्यों हो जा रहे हैं? तो लगता है कि सब अब कुछ नए टूल्स चाहिए, कुछ नया नॉलेज चाहिए, इसको ये करने के लिए। मैं सीरियसली आपसे बता रहा हूँ, वैसे परेशान था। जी। लेकिन ये सब वोट चोरी वगैरह पे ये जितनी अब गहरी बात आ गई है, तो लगा कि साहब अभी जो चैलेंज है कि इसको किस तरीके से प्योर किया जाए, जिसको कहते हैं इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन, है ना? हुँ, अभी सबसे मेजर जो इश्यू है वो इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन, इलेक्टोरल रोल का सही होना, हुँ, ईवीएम के सील खुलने से लेके फॉर्म 17 सी का जो है, इसकी इंटीग्रिटी का बरकरार होना, इनके इसको इंश्योर किया जाए। तो जो ज़मीन है, उस ज़मीन पे 2 चीज़ें तो बहुत साफ़ है, बहुत साफ़ है। एक चीज़ तो ये है कि नीतीश कुमार के सेहत के सिलसिले में और उनके होश-ओ-हवास के सिलसिले में एक सीरियस मामला है। ये बहुत ही साफ तरीके से जो है ये उभर कर के आ रहा है। तो इसीलिए आप जो सर्वे भी देख रहे होंगे तो नीतीश कुमार पीछे चल रहे हैं, है ना? हुँ, पीके से भी पीछे चल रहे हैं। हालाँकि मैंने अभी उसको कंट्राडिक्ट किया, लेकिन मेरा भी गट फीलिंग ये है कि नीतीश कुमार एज़ ए चीफ मिनिस्टर जी। आपके पास कोई और नाम नहीं है, कोई और कैलकुलेशन नहीं है, इसी को लेके आप चलिएगा। नीतीश कुमार अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो आप कोई नाम बता सकते हैं कि उसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है? डू यू हैव एनी नेम? नित्यानंद राय, समझा कि नहीं? सम्राट चौधरी, यानी कि विजय चौधरी, यानी कोई हुँ, नाम आपको हुँ, आ रहा है क्या? यानी कि आपको ये करता है। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, समझा कि नहीं? हुँ, लेकिन ये कि तेजस्वी इनके सर्वे में भी वो आगे आ रहा है, समझा कि नहीं? लेकिन सर्वे को छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि उसकी 2 बातें जो है, एक बात है कि जब वो पिछला चुनाव लड़ रहा था, तो हुँ, उस चुनाव में उसने कहा था कि 10 लाख नौकरी मुझे देनी है, हुँ, और 17 महीने में उसने 5 लाख नौकरी दे दी थी, हुँ, समझा कि नहीं? इसी रिसोर्स में, इसी बजट में। उसके हुँ, बाद नीतीश कुमार भी नौकरियाँ देते रहे। तो मतलब कि नौकरी देना, इनके अगर तेजस्वी बोल रहा है, हुँ, तो इट इज़ अ सीरियस थिंग। यानी आप ये नहीं कहिए कि इसको मान ही लीजिए कि ये हो जाएगा, बट हाँ, इट इज़ अ सीरियस थिंग, समझा कि नहीं? तो मुझे ये लग रहा है कि इंडिया अलायंस कोई अभी यानी कि नॉमिनेशन करने तक जो है, अगर कोई सेल्फ गोल ना करे, कोई सेल्फ हुँ, गोल ना करे, तो पिछली बार 12,000 का फ़र्क था दोनों गठबंधन के हुँ, वोटों में। तो लेकिन ठीक है, उसमें चिराग ने भी बहुत ही वोट काटा था उसको बोलते हुए। मुझे ये लगता है कि अभी बहुत सीधे तरीके से ओबीसी, ईबीसी, समझा कि नहीं? जी। यानी कि जो सबसे बड़ी बात जो अ, कहा जाता है 110 जाति का जो 32 से 38% ईबीसी का वोट है, हुँ, ये तो इन लोगों ने विन ओवर कर लिया, उसके चेहरे भी सामने ला दिए हैं। मंगनी लाल मंडल मैदान में है, समझा कि हुँ, नहीं? बहुत ही मजबूती के साथ ईबीसी, तो वो ईबीसी जो नीतीश का जीतने का पॉइंट था, वो भर के उसमें दरार आ गई है, समझा कि नहीं? जी, उसमें यानी कि और अब टिकट बँटने देखा जाए क्या होता है। तो मुझे ये लगता है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन, अब सिवाय इसके कि आप सेल्फ गोल कर लें, हुँ, उसके लिए भी जो है 10-12 दिन के अंदर सेल्फ गोल करना तो कीजिए, वरना आपको कोई जैसे सेल्फ गोल भी नहीं करने देगा। समझा कि हुँ, नहीं? अगर टिकट ठीक से आपने बाँट दिया और लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया और वो रिजेक्ट नहीं हुआ, तो फिर तो सेल्फ गोल जनता ही नहीं करने देती, समझा कि नहीं? ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो अभी तक तो ये चल रहा है, और मुझे लगता है कि बिहार से जो है एक सेक्युलर अल्टरनेटिव और अलायंस कैसे बनाया जाए, ये जितने अच्छे से कांग्रेस ने सीखा है, हुँ, अभी
हमारे लेफ्ट पार्टियों, जो बड़ी लेफ्ट पार्टी है, उन्होंने अलायंस के सिलसिले में भी चीज़ें नहीं सीखी हैं। तो आप इनके मुझे ये लगता है कि ये सेकुलर फ्रंट के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए चीज़ें अभी तो पॉजिटिव है। अब आगे क्या होता है, उसको देखना होगा। जी हाँ, आगे क्या है ये हम आपको द स्वतंत्र पे बताते रहेंगे। हम कहेंगे कि सर हमारे साथ बराबर जुड़ते रहें 14 तारीख तक, जब भी आपके पास वक़्त हो हमें बता देंगे, हम आपसे कनेक्ट करेंगे और राजनीति पे इसी तरह से छोटी-सी चर्चा करते रहेंगे। बहुत-बहुत नहीं, शुक मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं बहुत आसानी से जाता नहीं हूँ। यानी टीवी से तो मुझे बहुत ये लगता है इसलिए कि वो इतना नॉइज़ है कि वो नॉइज़ बर्दाश्त नहीं। लेकिन जी, थैंक यू यानी कि आपके बहुत ही ज़हानत भरे सवाल के लिए और प्रोब करने के लिए। अब देखिए आपके सामईन को कितना जो है ये नाज़रीन को ये सूट करता है। चलिए नहीं, शुक्रिया। चलिए शुक्रिया। तो इसी तरह की शख्सियत से आपकी बराबर द स्वतंत्र में मुलाकात होती रहेगी, तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।